मध्य प्रदेश रीजन की जजेस कॉन्फ्रेंस में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई सूर्यकांत ने न्याय व्यवस्था को अधिक संवेदनशील और जन केंद्रित बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश के अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों की समस्याएं अलग अलग है। ऐसे में हर समस्या का समाधान एक ही तरीके से नहीं किया जा सकता। स्थानीय समस्याओं को समझकर उनका समाधान स्थानीय स्तर पर ही तलाशना होगा। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की समस्या को समझने के लिए उसे उसी के शब्दों में सुनना जरूरी है। यदि उसकी परेशानी को सही तरीके से नहीं समझा जाएगा तो उसका समाधान भी संभव नहीं होगा। उन्होंने मरीज और अस्पताल का उदाहरण देते हुए कहा कि जब कोई मरीज अस्पताल पहुंचता है तो सबसे पहले वहां मौजूद कर्मचारी उससे बातचीत करते हैं। इसके बाद वो डॉक्टर तक पहुंचता है और डॉक्टर से अपनी समस्या बताने के बाद उसके दर्द और परेशानी को समझकर इलाज किया जाता है। उन्होंने कहा कि इसी तरह जब कोई व्यक्ति न्याय पाने के लिए अदालत पहुंचता है तो उसे कई स्तरों और लोगों से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे में न्यायिक व्यवस्था से जुड़े लोगों को अपने व्यवहार में बदलाव लाने की आवश्यकता है ताकि आम व्यक्ति को अदालत में सहज और सम्मानजनक वातावरण मिल सके। सीजेआई ने सम्मेलन के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि यह कॉन्फ्रेंस काफी अच्छी है। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा माता अहिल्या के जीवन और उनके न्यायप्रिय शासन के उदाहरण का उल्लेख किए जाने की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि माता अहिल्याबाई सभी वर्गों, व्यापारियों और आम लोगों से मिलती थी और उनकी समस्याएं सुनती थी। ऐसे ऐतिहासिक और प्रेरणादायी स्थान पर जजेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन सराहनीय है। मीडिया से चर्चा के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने अदालतों में मुकदमों के निपटारे में लगने वाले समय को लेकर कहा कि अब पहले की तरह मामलों में बहुत लंबा समय नहीं लगता। हालांकि न्यायिक प्रक्रिया को और तेज एवं प्रभावी बनाने के लिए लगातार योजनाएं बनाई जा रही हैं। वंदनीय देशों में से एक भारत की भूमि हमारी सम्राट विक्रमादित्य के काल, उसके पूर्ववर्ती हरिश्चंद्र के काल, हर एक बार हर एक स्थान पर कदम कदम पर न्याय के उत्कृष्ट उदाहरण मिलते आए। लेकिन अभी अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, लगभग 250 से 300 साल पहले इसी नगरी प्रजावत्सल धर्मनिष्ठ न्याय और सुशासन के प्रतिमान स्थापित करने वाली लोक माता अहिल्या महारानी की ये नगरी है। मैं आप सबका उस नाते से अभिनंदन करता हूँ। कोई शासक न्याय करने में पुत्र और प्रजा में कोई अंतर न करे, ये उदाहरण भी यही होलकर महारानी अहिल्याबाई के माध्यम से मिला। गलती गलती होती है, न्याय न्याय होता है। महारानी अहिल्याबाई ने अपने एकमात्र पुत्र को गलती होने पर उसी समान दंडित किया जैसे वो सामान्य रूप से न्याय सिंहासन पर बैठकर कोई भी न्यायाधीश करता। ऐसे एक उदाहरण 2000 साल पहले विक्रमादित्य का है। विक्रमादित्य शकों को पराजित करते हुए देश भर में, दुनिया भर में अपने शासन की सुव्यवस्था के उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित करते। और काल के प्रभाव में घटनाक्रम ये होता कि विदेशी शासक के आक्रांता की बेटी से उनका विवाह भी हो चुका होता है। और विवाह के बाद जैसा होता है कि विक्रमादित्य अपने विजय पताका फहराते हुए आखिरी में सिंहासन रूढ़ होते हैं और विदेशी आक्रांता के नाते से उनके पत्नी के भाई तीनों को बंदी बनाकर उनके सामने लाते हैं और न्याय का घटनाक्रम घटता है। और जैसे अपने वो एक तरह से अपने पत्नी के भाई मतलब उनके साले हुए, उनको लेकर के सामने विचार के लिए जब विषय आता है तो दोष सिद्ध हो रहा है और दोष सिद्ध होने में बीच में विघ्न आता है। पत्नी खड़ी हो जाती है हाथ जोड़ करके कि आप महाराज कुछ भी करिए, ये मेरे तीनों सगे भाई हैं, कृपा करके इनके पर दया करिए। इनके पर दया करने से मेरे भाई की जान बचेगी। आप चाहो सारी जिंदगी इनको जेल में रखना हो रखो, जो करना करो, लेकिन कृपा करके उनके प्राण दान देने का कष्ट कर। विक्रमादित्य एक तरफ अपनी पत्नी को देखते हैं, दूसरी तरफ न्याय की परंपरा, हमारी उज्जवल परंपरा को देखते हैं। वो खड़े होकर के निर्णय करते कि भाग्यशाली तुमने तुम्हारा पक्ष रख दिया, लेकिन मैं यहाँ में व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं खड़ा। मेरे लिए भारत की इस न्याय व्यवस्था की परंपरा में हमारा न्याय देरी से दिया गया न्याय के अन्याय के बराबर, और ये भले ही मेरे सगे साले हैं,
लेकिन इनके लिए अब इस समय एक क्षण के लिए भी जीवित रहना ये न्याय के साथ अन्याय होगा। इसलिए इसी समय हाथी के पैरों के तले कुचलवा के मरवाने की मैं राजाज्ञा जारी करता हूँ। ये हमारी उत्कृष्ट परंपरा न्याय के संबंध में ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण जिनके माध्यम से जब न्याय की बात होती है तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए सभी विषयों के लिए सभी सम्माननीय अलग अलग हमारे विचार प्रवक्ताओं ने सच में वो हमारा गौरवशाली अतीत को जीवंत किया है। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम तो कई होंगे, कई होते भी रहते, लेकिन कार्यक्रम को करते करते उनकी आत्मा को झकझोर दे, आनंद से विभोर कर दे, उस क्षण की प्रशंसा करना और उस क्षण का आनंद लेना, ये सच में दोनों प्रकार से मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। मैं हमारे न्याय के सारे न्यायमूर्तियों का अभिनंदन करता हूँ, जोरदार अभिनंदन आपकी तरफ से भी। और हम सब आज के इस अवसर पर ये पवित्र उद्देश्य के कारण से यहाँ इकट्ठा है, जिसकी थीम ही एक आवाज सशक्त भविष्य संवाद गरिमा समावेशन के माध्यम से न्याय पहुंचना है। मैं संविधान की प्रस्तावना की लोक कल्याणकारी राज्य के धर्म और कर्तव्य समाहित जिस प्रकार से भाव है उसी आधार पर इस प्रस्तावना में भी न्याय स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व को लोकतंत्र का जिसमें आधार बनाया गया है। सम्मेलन की थीम संविधान की प्रस्तावना के मूल भाव को साकार कर रही है। मुझे प्रसन्नता है सम्मेलन के मध्यस्थता के माध्यम से छोटे छोटे विवाद का निपटान केस पेंडेंसी को कम करने जैसी गंभीर विषयों पर भी मंथन हो रहा है। और वैसे तो हमारी परंपरा वास्तव में न्याय की परंपरा पंच परमेश्वर की अवधारणा रही है, जिन्होंने कभी समझाकर कभी संवाद से कभी समझौतों से विवादों को सहजता से सुलझाया। गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण के उस महाभारत के उस दृष्टांत के साथ भी आता कि उन्होंने 5 गांवों से भी समाधान का मार्ग खोजने का प्रयास किया, उससे वो भीषण समर टल सकता था। हमारे संविधान में हजारों वर्ष की भारतीय न्याय परंपरा आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों का उत्कृष्ट संगम है। यह देश का न्याय विधान, न्याय के मंदिर हमारे न्यायालय हैं। भारतीय अदालतों को न्याय के मंदिर में लोग श्रद्धा से न्याय मिलने के मंदिर के नाते से देखते हैं। नागरिक न्याय मिलने के भरोसे से न्यायालय की चौखट पर कदम रखते हैं। मैं आज के इस अवसर पर पुनः इस विचार विमर्श के साथ हमारी सरकार के द्वारा भी कई प्रकार के कामों के साथ हमारी इस व्यवस्था में मदद करने के लिए कदम से कदम मिला करके जुडिशरी की भावना के अनुसार सरकार अपने सारे संसाधनों के साथ सदैव प्रतिबद्ध है। और चूंकि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे देखते देखते कितने प्रकार से बदलाव हुए, मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि हमारा वो अंग्रेजों के समय का न्याय बदलने का भी यही स्वर्णिम समय चल रहा है, जिसके कारण से नए प्रकार से तीनों प्रकार के बदलाव के दौर से सहजता के साथ पूरा समाज बदला है। और हमारे लिए आधुनिक तंत्र के आधार पर भी अब ई फाइलिंग, डिजिटल रिकॉर्ड, वन डेटा वन केस, वर्चुअल सुनवाई, आधुनिक न्याय प्रबंधन जैसी प्रणालियों का न्याय प्रणाली के माध्यम से कायाकल्प हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सच में सदियों पुराने औपनिवेशिक दौर के कानूनों की जगह जो कानून लागू किए गए हैं, उसी कड़ी में जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से छोटे छोटे उल्लंघनों को भी अपराध की श्रेणी से बाहर कर कानूनों को अधिक सरल और नागरिक हितैषी बनाया गया है। और लोक कल्याणकारी राज्य के नाते से हम भी इसी दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सरकार के माध्यम से भी सभी प्रकार के प्रबंधन किए गए। और जैसा कि अभी वर्तमान के माहौल में हमने सबने देखा, अभी से थोड़े दिन पहले ही संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य भारत के सभी क्षेत्रों के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता के संबंध में जब अपेक्षा की गई, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है बीते समय हमारे बीच माननीय न्यायमूर्ति रंजना देसाई समिति के अनुशंसाओं के आधार पर हमने अपनी विधानसभा से समान नागरिक संहिता विधेयक को अपनी विधानसभा में पारित करके हमारी प्रतिबद्धता सिद्ध की कि हाँ, न्याय में
धर्मों का सबका सम्मान तो होगा, लेकिन न्याय के लिए सर्वधर्म सद्भाव का भाव बनाए रखने के लिए शासन हिंदू मुसलमान पारसी ईसाई में फर्क नहीं करेगा। हमारे लिए आज के इस दौर में युवा पीढ़ी के प्रति भी वही प्राथमिकता है। परीक्षा पेपर लीक धोखाधड़ी के मामलों में भी त्वरित कार्रवाई करते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया, सुबह अगले दिन हमने इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर की घोषणा की। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा चीफ जस्टिस जोशिया जी को। शाम को आपने अपॉइंटमेंट किया और एक दिन के 24 घंटे के अंदर चारों फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होकर के हमने हमारी कार्यप्रणाली जनता के सामने लाने का प्रयास किया। मैं साइबर सुरक्षा, राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट प्रणाली, E0 FIR, स्मार्ट पुलिसिंग के माध्यम से आज प्रदेश की पुलिसिंग खास करके वर्तमान के दौर की दृष्टि से बेहद सक्षम हो रही है। एक बार फिर मैं जस्टिस फॉर चिल्ड्रन फेलोशिप प्रोग्राम के शुभारंभ और न्याय के स्वर के विमोचन के लिए कितनी सुंदर कल्पना की गई। हमने दीप प्रज्वलित तो सब होते देखा, लेकिन टोपलों के साथ टूटते नए वृक्ष के साथ हमारी सभी कर्मों के साथ चलते हुए इस पूरी भावना का प्रकटीकरण पहली बार देखा। और इसी प्रकार से ये सुंदर आयोजन में जो सुंदर कल्पना की गई, सभी अतिथियों को बताना चाहूंगा और अतिथियों के सामने आगंतुक सभी मित्रों की तरफ भी एक जस्टिस को जिस प्रकार से हमारे दिव्यांग भाई बहनों के स्कूल से ला करके उनके माध्यम से न केवल सम्मान कराया गया, बल्कि एक सुंदर कार्ड के माध्यम से उनका स्वयं का चित्र भी दे करके उसमें अपना प्यार का जो स्नेह दिखाया। सच में मैं ये कल्पनाशीलता के लिए भी बधाई देना चाहूंगा एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए। और इस अवसर पर हमारे राज्य के बाहर से आए सभी अतिथियों का मैं पुनः वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ पूरे आयोजन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। Chosen for this conference, united voice, stronger tomorrow, rest on three words that could easily have remained abstractions: dialogue, dignity, and inclusion. My brother Justice Manmohan has very eloquently highlighted the meaning, concept, and the purpose of these three words expressions, as how these are extremely relevant in the context of the subject matters which we propose to discuss in this 2 days conference. I do not read these three words as slogans for a banner. I read them as an accurate description of what legal aid looks like when it actually works. People spoken to and not merely spoken at. Treated as citizens and not mere case numbers. And reached wherever they are rather than expecting to find their own way to us. That is what these three words really meant. The city of Indore understands this instinct much better than most. माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सुंदर शब्दों में हमें बताया लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का इसी शहर में और इसी प्रदेश में न्याय के प्रति जो उनकी समर्पण था, उसका बहुत सुंदर उदाहरण उन्होंने कैसे अपने बेटे को भी सजा दी उसके बारे में उसको एक्सप्लेन किया। When I was reading about her, I found that she was the only ruler who would every day meet the farmers, widows, traders, and without any intermediary. कोई बीच में नहीं होता था, डायरेक्टली सबसे मिलती थी और रूलर और जनता के बीच में कोई किसी किस्म का भेदभाव उनके यहाँ पर नहीं होता था। तो ऐसे स्थान पर इस कॉन्फ्रेंस को करना मेरे हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे सराहनीय फैसला लिया गया, जिसके लिए मैं मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। When we talk of dialogue, its purpose is building one voice out of many voices. The first pillar of this conference, as we are discussing, is the dialogue. It is an apt place to begin because access to justice has never been built by laws alone.
it begins with a conversation. Honorable Law Minister also pointed out कि सिर्फ मिनिस्ट्री से या जुडिशरी से या किसी एक संस्था विशेष से न्याय का जो सपना है पूरा नहीं होता। ये सबको मिलजुल करके इस संघर्ष में, इस यज्ञ में शामिल होकर के आहुति देनी होती है। Therefore, every legal aid application starts with someone narrating a problem. Every mediation begins with parties agreeing to listen. Every legal awareness program succeeds only when institutions first understand the realities of the people they seek to serve. And before justice can be delivered, people must feel that they have been heard. For NALSA, dialogue is therefore not confined to meetings or conferences. It is a continuous conversation that runs through every level of legal services framework, from the national authority to the state and district to taluka legal service authority. And finally, to the paralegal volunteers who stand closest to the community. Each performs a different role, but all are connected by a common constitutional purpose. A united voice does not emerge because everyone says the same thing. It emerges because everyone is working toward the same objective while responding to the needs of the people they serve. That philosophy is especially relevant in this West Zone. The legal needs for a tribal family in Madhya Pradesh, a fisher folk community in Goa, a migrant worker in Gujarat, or a woman seeking legal assistance in Mumbai are unlikely to be identical. बिल्कुल अलग-अलग समस्याएं हैं। गोवा के लोगों की जो फिशरमैन है उसकी अलग समस्या है, मध्य प्रदेश की ट्राइबल कम्युनिटी की अलग होगी। तो गुजरात में अगर महिलाओं के जो जहाँ पर जैसा प्रदेश जहाँ पर उनको काफी अधिकार और सम्मान और मान सम्मान मिलता है, अगर वहाँ पर कोई समस्या होती है तो उसका इन सब का अगर आप देखेंगे तो समस्या का एक जैसी समस्या नहीं हो सकती। So our purpose will be also cannot be uniform. अब जो समस्याएं अलग हैं तो उनका समाधान एक नहीं हो सकता, हर समस्या का समाधान भी अलग होगा। Therefore, it must be rooted in local reality. तो लोकल समस्या को लोकल निदान से ही आपको ठीक करना होगा। उस समस्या का उसका और उस समस्या को समझने के लिए क्या करना? We have to speak the language of the common people. That local language, local dialect, that has to be understood. जब तक उनकी भाषा में बात नहीं करेंगे, संवाद नहीं करेंगे, उनकी समस्या को उन्हीं के शब्दों में नहीं सुनेंगे और उनके दुख और दर्द को उन्हीं के शब्दों में अगर नहीं उनके साथ हम शेयर करेंगे, उनके साथ बिताएंगे, तो पूरी समस्या को समझने और उसका निदान करने में एक बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। Dialogue must also flow in both directions. Institutions certainly have a duty to inform citizens of their rights, but they must also be willing to learn from the communities they serve. लोगों से हमें सीखना है उनको समस्या का निदान करने के लिए। जब तक मरीज की समस्या को डॉक्टर नहीं समझ लेगा तो मुझे नहीं लगता कि पूरा उसका अच्छा इलाज कर पाएगा। इसलिए कम्युनिटीज में समस्याएं क्या है, उनकी दुख दर्द क्या है, उनको समझना सबसे पहले आवश्यक है। और पैरालीगल वॉलंटियर्स, लीगल एड लॉयर, जुडिशियल ऑफिसर्स एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सभी को मिलकर के ईच विटनेस अ डिफरेंट डायमेंशन ऑफ द चैलेंज बिफोर अस। Bringing these experiences together enables us to design solutions that are practical, responsive, and enduring. That ultimately is the purpose of this conference. It is not merely to exchange views, but to strengthen partnerships and build a shared vision for improved access to justice. A stronger tomorrow, dear friends, begin with a meaningful dialogue today. But dialogue can truly succeed only when it is accompanied by respect for the dignity of every individual. तो डायलॉग के बाद सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा क्या है? डिग्निटी। डिग्निटी, जस्टिस दैट सीज द पर्सन, नॉट जस्ट द केस। वैसी डिग्निटी चाहिए जो आदमी को देखे, उसके केस का तो निवारण हो जाएगा, लेकिन उस आदमी को जो दर्द है, उसके मान सम्मान को जो ठेस पहुंची, उसकी